अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बच्चों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रिप्रोडक्शन का आज हमारा पार्ट 2 का लेक्चर है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फिर उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। उसके अंदर हार्मोनल एक्शन में से मोस्टली क्वेश्चन आया था कि किस तरह से हार्मोन्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इसके अलावा हमने बर्थ का प्रोसेस पढ़ना है, फिर आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फिर इसी तरह से कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के डिसऑर्डर्स हैं और बाकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। तो डिटेल में हम आज का जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक है पार्ट 2 है, उसमें हम जितने भी टॉपिक रह गए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले रिप्रोडक्शन पार्ट 1 हो चुका है, जिसके अंदर हम मे रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो पहले उसको देख लें, फिर उसके बाद ये लेक्चर सुनें। इसके बाद आपका ये वाला टॉपिक ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और 6 से 7 सवाल जो हैं आपके एमडीकैट पेपर में इंशाल्लाह ताला इसी कंटेंट में से आएंगे। और तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो गोनेड्स हैं उनको हम ओवरीज कहते हैं, ठीक है। और ओवरीज जो है हम जानते हैं कि इसका पेयर होता है ओवरी का, एंड दैट इज इन द पेरिटोनियल कैविटी। और पेरिटोनियल कैविटी के साथ ये अटैच होता है बाय सेवरल लिगामेंट्स। तो बहुत सारे यहाँ पर लिगामेंट्स होते हैं और उससे ये पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो है उसके साथ अटैच होता है। तो जो एक बात याद रखनी है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ओवरऑल वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये भी इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? एक तो हम जानते हैं कि इसमें गैमीट प्रोडक्शन होती है, जो कि मेल के अंदर भी गैमीट प्रोडक्शन है, यहाँ पर भी गैमीट प्रोडक्शन होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है, वो भी इसी पार्ट के अंदर होनी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही होनी है, जो कि गेस्टेशन पीरियड है, वो कंप्लीट किया जाएगा और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट भी यहाँ पर होगी। इसके अलावा इसमें जो हार्मोनल एक्शन होता है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। मेल के अंदर भी हार्मोनल एक्शन होता है, लेकिन फीमेल में जो हार्मोनल एक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है। तो ओवरऑल आपने ये बात याद रखनी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम इसकी डायग्रामेटिकली इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ-साथ जो है पॉइंट्स आपको कुछ बताता जाऊँगा। आपने हर एक पार्ट के जो है वो फंक्शन याद रखने हैं। अब सबसे पहले तो अगर हम देखें तो जो ओवरीज़ होती हैं लाइक इस तरह से ओवरीज जो है दे आर फ्लैंकिंग विद द यूट्रस। तो यूट्रस में दोनों तरफ जो है, अब लाइक ये यूट्रस का पार्ट अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इसके दोनों तरफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं और यहाँ इसकी वॉल के साथ, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लिगामेंट्स के साथ ये ओवरीज यहाँ वॉल के साथ अटैच होती हैं। तो याद रखना है कि ये इसके अंदर ओवरी है और इसमें ये वाले आपको इसमें लिगामेंट मिल रहे हैं जो कि यूट्रस की वॉल के साथ एक्सटर्नली जो अटैच होते हैं। अब अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी एक अवॉइड स्ट्रक्चर है। ये एक तो जो ओवा प्रोडक्शन है वो भी ओवरी के अंदर होनी है। ओवरी के वो पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं, ओवा प्रोडक्शन भी ओवरी के अंदर होगी एंड ओवरी विल आल्सो रिलीज द हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करेगी। आगे हमने डिटेल में पढ़ना है कि कौन कौन से हॉर्मोन ओवरी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब ओवरी में टाइनी सैक्स होते हैं, छोटे छोटे सैक्स आपको ओवरी के अंदर मिलते हैं और उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोलिकल्स। ओवरी के अंदर फोलिकल्स है और इन फोलिकल्स के अंदर एक्चुअली एग प्रोडक्शन या ओवा प्रोडक्शन का प्रोसेस आपको इन फोलिकल्स के अंदर मिलेगा। यानी ओवरी में बहुत सारे फोलिकल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, छोटे छोटे सैक्स होते हैं और इन सैक्स के अंदर जो ओवा है वो प्रोड्यूस होगा। डिटेल में हमने इस टॉपिक की आगे बात करनी है। अब ओवरी के अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि जैसे दो ओवरी होती हैं, अब हर ओवरी जो है वो एग की प्रोडक्शन करती है, लेकिन ये टर्न बाय टर्न प्रोडक्शन हो रही होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि अबाउट 28 डेज में कंप्लीट होता है, तो अगर एक मंथ के अंदर एक ओवरी एग प्रोड्यूस कर रही है या ओवा प्रोडक्शन हो रही है, उसमें फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी के अंदर, तो इसका मतलब सवाल कुछ इस तरह से आते हैं, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, वहां पे बता दूं आपको कि ओवरी में अगर मैं यहाँ लिखता हूं कि ईच ओवरी, हर ओवरी को अगर हम देखें दैट विल प्रोड्यूस 6 एग इन ईयर। एक साल के अंदर एक ओवरी 6 एग प्रोड्यूस कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कि फीमेल में एक साल में कितने एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर इन केस ओवरऑल मैं कहता हूं इन फीमेल 12 एग्स और प्रोड्यूस इन ईयर, एक साल के अंदर 12 एग प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन एक ओवरी एक साल के अंदर 6 प्रोड्यूस करती है। तो इसका मतलब टर्न बाय टर्न इनके अंदर एग की प्रोडक्शन होती है। तो ये पॉइंट आपने इसमें एक तो याद रखना है। अब यहां पर ओवरी के साथ यहां से ओविडक्ट का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। लाइक ये इस तरह से ओविडक्ट है और इसको फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। दोनों तरफ से जो ओवरी है वहां से ओविडक्ट आएगी
और ये ओविडक्ट आकर यूट्रस के साथ जो है वो अटैच होती है। लाइक ये या मैं डायग्रामेटिकली आपको बता दूं कि यहाँ से यूट्रस का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये यूट्रस है, ये वाली जो ओविडक्ट है, इसके 2-3 नाम यूज़ होते हैं। इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, इसको फ़िलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और इसको यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। अब आपने इसकी लेंथ जो है एक तो वो याद रखनी है जो कि 10 टू 12 सेंटीमीटर होती है और दूसरा इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। अब उनके अंदर बिल्कुल जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है दैट इज़ कॉल्ड द फिम्ब्रॉय, इस पार्ट को हम कहते हैं फिम्ब्रॉय। उसके बाद ये वाला पार्ट इसके अंदर शुरू में आ जाता है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द एम्प्यूला। दिस एम्प्यूला इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट और इसकी इंपॉर्टेंस ये है, एक तो याद रखना है कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, दूसरा याद रखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस जगह पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये वाला पार्ट आपको जो है इसको हम कहते हैं एस्थमस, याद रख लेना। और उसके बाद जो यूट्रस के साथ पार्ट अटैच होता है उसको हम यूट्राइन पार्ट कहते हैं ओविडक्ट का। और यूट्रस के साथ ये जहाँ पर एंटर होता है या अटैच होता है उस पार्ट को हम फंडस कहते हैं। ये वाला पार्ट आपको जो है यूट्रस के ऊपर ये फंडस मिलेगा और फिर उसके बाद जो है ये यूट्रस का पार्ट आ गया। और यूट्रस का ये वाला पार्ट जहाँ पर एक्चुअली डेवलपमेंट होनी होती है फीटस की उसको हम बॉडी कहते हैं। तो याद रखना है कि यहाँ बॉडी के अंदर जो है इसकी डेवलपमेंट होनी। उसके बाद यूट्रस जो है दैट नैरोज डाउन और जिसमें नैरोइंग डाउन पार्ट होता है यूट्रस का ही पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द सर्विक्स, इसको सर्विक्स कहते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ से आगे आपको जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया का पार्ट मिलता है दिस पार्ट इज कॉल्ड द वेजाइना। और इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बर्थ कैनाल। इस तरह के छोटे छोटे टर्म्स आ जाती हैं, ये भी इसमें याद रखना है। इसी तरह से इसके लिए तो बर्थ कैनाल टर्म यूज़ करते हैं। यूट्रस जो होती है इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं वॉर्म। वॉर्म इस वजह से हम टर्म यूज़ करते हैं कि ये यहाँ पे डेवलपमेंट होनी होती है फीटस की। फिर वेजाइना का जो पार्ट है यहाँ पर म्यूकस होती है, प्लग ऑफ म्यूकस, जो कि थिक और थिन होती रहती है, तो ये भी आपने इसके अंदर याद रखना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जितने भी ये डिफरेंट कंपोनेंट हैं इनको आपने अच्छे से जो है लर्न कर लेना है। अब हम इनके अंदर एक तो ओविडक्ट की तो यहाँ पे बात हो गई कि ओविडक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिलोपियन ट्यूब कहते हैं इसको, यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला के अंदर होती है। ये वाला एम्प्यूला जो होता है एक तो ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, दूसरा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, या आपसे पूछा जा सकता है ये वाइडन पार्ट है यानी थोड़ा सा वाइड होता है। फिर इसी तरह से हम आगे डिटेल में अब यूट्रस जो है इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उस पर हमने बात करनी है और उसकी इंपॉर्टेंस है एक्चुअली जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब यूट्रस के अंदर अगर यहाँ पर मैं लेयर्स के बारे में आपको बता दूं कि इसमें जो लेयर्स हैं इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर वाली लेयर जो है इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, इनके एक तो नाम आपने याद रखने हैं, ये पेरीमेट्रियम है। उसके बाद इसमें मिडल लेयर जो है दैट लेयर इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम, ये भी याद रख लेना है। और इसी तरह से सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम। अब तीनों लेयर्स पे हमने बात करनी है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। एक एक करके हम इस बात करते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं ये भी आपने इसमें याद रखना है। तो यूट्रस लेयर में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अब हम इन पे थोड़ी सी डिटेल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यूट्रस की लेयर्स में सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट लेयर इज कॉल्ड द पेरीमेट्रियम। एक तो ये याद रखना है कि पेरीमेट्रियम जो है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली ये लेयर है, ये सीरस मेम्ब्रेन है। ये कुछ चीज़ें आपने इसमें याद रखना है। एंड दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम पेरिटोनियम, ये पेरिटोनियम से डिराइव होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें आपने याद रख लेना है। दूसरी जो लेयर इसमें है दैट इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम का आपने याद रखना है कि ये मिडल लेयर है, ये पॉइंट आ सकता है। और इसके अलावा इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी लेयर के अंदर मसल्स हैं, इसके अंदर स्मूथ मसल्स हैं। या ये पूछा जा सकता है कि बताएं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो होती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ वो कौन सी लेयर की वजह से होती है, तो वो मायोमेट्रियम की वजह से होती है। क्योंकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं मोस्टली जितने भी हम ऑर्गन्स पढ़ते हैं उनके अंदर वो मिडल लेयर के अंदर होते हैं, तो मिडल लेयर जो है उसका रोल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर है। थर्ड जो इसमें आपको लेयर मिलेगी इनर मोस्ट, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं।
सो एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट, एक तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये वाली जो लेयर होती है, दिस लेयर इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। अब मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ इससे रिलेटेड, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि इसमें ब्लड कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट होती है। और ये लेयर जो होती है वो स्पॉन्ची लेयर है। इस तरह का सवाल भी पेपर के अंदर आ सकता है। स्पॉन्ची लेयर है, ये बनती है दोबारा से और शेड होती रहती है। ये बनती रहती है, शेड होती रहती है, ये लेयर इसमें आपने याद रखना है। और यही वो लेयर है जिससे जो प्लेसेंटा है मैटरनल साइड से, प्लेसेंटा फॉर्मेशन के अंदर भी ये लेयर कंट्रीब्यूट करती है। ये भी आपने इसमें याद रख लेना है। और जो नरिशमेंट होती है, इस तरह से भी सवाल पेपर में आ सकता है कि जो नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है वो भी एंडोमेट्रियम की वजह से ही होती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो भी इसी लेयर के शेड होने की वजह से होती है। अब एंडोमेट्रियम के दो पार्ट होते हैं, मैं यहाँ पे दो नाम लिख रहा हूँ, उनके बारे में अब जस्ट एक एक लाइन जो है वो याद रख लेनी है। इसके अंदर एक जो है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलेस, ये नाम आपने याद रखना है। और एक नाम जो है ये स्ट्रेटम बैसिलस। अब ये दोनों आपने याद रखना है कि एंडोमेट्रियम के साथ रिलेट करते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, जो स्ट्रैटम बैसिलस जिसके नाम से पता चल रहा है कि ये बेसल लेयर होती है, और फंक्शनलेस जो होती है, जो फंक्शनल लेयर होती है। अब इसमें से कौन-सी लेयर है जो कि शेड होगी और रीजनरेट होगी? तो याद रखना है कि जो स्ट्रैटम फंक्शनलेस है, ये शेड होती है और रीजनरेट होती रहती है। अब एक तो है कि एंडोमेट्रियम ओवरऑल अगर ऑप्शन आ जाए, अगर इसकी बजाय ये लेयर का नाम आ जाए तो आपने फिर इसको चूज़ करना है। स्ट्रैटम बैसिलस जो होता है, ये रीजनरेट करेगी जो स्ट्रैटम फंक्शनलेस है, यानी कि उसको ये रीजनरेट करेगी और वो शेड होती रहती है। तो ये दो नाम जो है वो एंडोमेट्रियम के, ये भी आपने याद रख लेने। तीन लेयर आपको यूट्रस की मिलेंगे। यूट्रस के बारे में हमने जो डिटेल है वो पढ़ ली है, इसमें से क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। अब उसके बाद हम वजाइना का जो पार्ट है उस पे बात करते हैं, जिसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। वजाइना के अंदर ये जो ओपनिंग होती है इसको हम वुल्वा कहेंगे। ये ओपनिंग ऑफ वजाइना है, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। और इसलिए इसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं, बिकॉज जो डिलीवरी ऑफ बेबी होती है वो वजाइना से होगी। ये भी पॉइंट याद रखना है। और इसकी एंटीरियर वॉल के अंदर, पॉइंट ये याद रख लेना है, एंटीरियर वॉल में जो यूरिथ्रा होता है फीमेल के अंदर, वो इसमें इम्बेडेड होता है। तो इसमें याद रखना है कि यूरिथ्रा जो है, जिससे जो कि यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, वो इसके अंदर इम्बेडेड है। तो यहाँ फीमेल के अंदर यूरिथ्रा और वजाइना और द टू इंडिपेंडेंट ओपनिंग। बट आप जानते हैं मेल के अंदर हमने यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट कहा था, क्योंकि उसी में से सीमन पास करता है और उसी में से यूरिन पास करता है। लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट ओपनिंग होती है। तो ये जो वजाइना से रिलेटेड 3-4 पॉइंट हैं, ये आपने इसमें याद रख लेने। अब इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है ओजेनेसिस। हम जानते हैं कि गेमिटोजेनेसिस का पार्ट है। मेल के अंदर हमने गेमिटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था, फीमेल के अंदर ये ओजेनेसिस है। तो ये प्रोसेस है एग प्रोडक्शन का। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे होती है। तो आप जानते हैं कि एग प्रोडक्शन जो है वो ओवरी के अंदर होनी है, और ओवरी के अंदर कहाँ पर होगी? इनसाइड द फोलिकल। तो इसमें स्पेसिफिकली फोलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। कुछ नंबर्स हैं जो कि आपने नोट कर लेने हैं। देखिए, फीमेल के अंदर जो एग प्रोडक्शन है वो बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, स्टार्ट बिफोर द बर्थ। लेकिन मेल के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो प्यूबर्टी पे, जब मैच्योरिटी आती है उस वक्त स्टार्ट होती है। लेकिन फीमेल में एग प्रोडक्शन उसकी बर्थ से पहले ही शुरू हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ नोट कर लेना है। और एक फीमेल के अंदर बर्थ से पहले, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं फर्स्ट फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी जब उसमें गेस्टेशन पीरियड जो है उसका फिफ्थ मंथ होता है, तो उसी वक्त उसमें 7 मिलियन oocytes जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सो इसका मतलब है कि बर्थ से पहले ही उसकी ओवरी के अंदर जब फिफ्थ मंथ होता है प्रेगनेंसी का, तो 7 मिलियन ओवोसाइट है। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होते जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं
एट द टाइम ऑफ बर्थ ओवोसाइट के नंबर जो हैं वो 1 to 2 मिलियन प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते हैं एट प्यूबर्टी, यानी जब उनमें मेच्योरिटी आती है, ओल्ड एज आती है, दैट इज अबाउट द एज बिटवीन 11 to 13 ईयर, तो ओवोसाइट के नंबर डिक्रीज होके 300,000 हो जाते हैं, यानी कि 3 लाख जो ओवोसाइट है वो प्यूबर्टी के टाइम उनकी ओवरी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं और फोलिकल के अंदर। अब इन 3 लाख में से जो 500 होते हैं वो मिच्योर होते हैं। तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये आपने अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अब मैं आपको एक सिंपल स्केच से इस पूरे फिनोमिना को, ओवोजेनेसिस को एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एग जहाँ से बनते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्राइमोर्डियल सेल्स, या इनको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी कहते हैं। अब यहाँ से डेवलप होते हैं ओगोनिया, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, या इसको हम एग मदर सेल्स कहते हैं। एग मदर सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। अब यहाँ से आगे माइटोसिस के रिजल्ट से, ये आपने याद रखनी है, जो जो इसमें इवेंट आते हैं वो बनते हैं प्राइमरी ओसाइट, जो कि प्राइमरी फोलिकल के अंदर डेवलप होते हैं। अब ये जो फिनोमिना है, यहाँ तक आपको जो डेवलपमेंट नज़र आ रही है फीमेल की बॉडी के अंदर, ये सारे का सारा जो है वो बिफोर बर्थ ही होता है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ आप जानते हैं कि उसमें प्राइमरी ओसाइट होते हैं। अब प्राइमरी ओसाइट जो बन चुके हैं, जो कि डिप्लॉयड हैं, एक तो ये पॉइंट याद रखना है। अब ये प्राइमरी ओसाइट जो होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं एट प्रोफेज 1। तो याद रखना है कि इन्होंने प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाना है, जो कि मियोसिस 1 की स्टेज होगी, यानी इन्होंने आगे फर्दर डेवलप नहीं होना, क्योंकि यहाँ से आगे मियोसिस होनी है तो इन्होंने यहाँ पे अरेस्ट रहना है। और ये अरेस्ट कितनी देर के लिए होता है? ये अरेस्ट जो है दैट इज फॉर 11 to 13 ईयर्स, और उस वक्त तक जब तक के प्यूबर्टी स्टार्ट नहीं हो जाती तो प्राइमरी ओसाइट एज इट इज ही रहेंगे। अब जब प्यूबर्टी आती है, ओल्ड एज आती है, यानी कि मेच्योरिटी आती है, तो जो प्राइमरी ओसाइट होते हैं दैट डेवलप इनटू द सेकेंडरी ओसाइट। तो ये डेवलप हो जाते हैं सेकेंडरी ओसाइट में, और यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है वो मियोसिस का हो रहा है और मियोसिस 1 हो रही है, जिसके रिजल्ट में सेकेंडरी ओसाइट जो है वो हैप्लॉइड बनते हैं। अब इसके साथ सेकेंडरी ओवरसाइट भी बनते हैं, और सेकेंडरी ओवरसाइट के साथ साथ यहाँ पर डेवलप होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सेल्स बने हैं वो अनइक्वल साइज के बने हैं। लाइक सेकेंडरी ओवरसाइट जो है वो तो डेवलप हुआ यहाँ पर लाइक दिस, लेकिन सेकेंडरी ओवरसाइट के साथ यहाँ पर डेवलप हो जाएगी फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाती है, या कि फर्स्ट पोलर बॉडी है। अब इन्होंने डिसइंटीग्रेट हो जाना, क्योंकि एट द एंड एग एक ही डेवलप होना है, क्योंकि यूट्रस के अंदर जो स्पेस है, जो उसकी न्यूट्रिशन है, वो एक एग के लिए। अब यहाँ पर बन गया सेकेंडरी ओसाइट, मियोसिस 1 यहाँ पे हुई है। अब उसके बाद यहाँ से आगे जो है वो होना है मियोसिस 2। मियोसिस 2 होना है, और मियोसिस 2 के रिजल्ट में यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा दैट्स कॉल्ड द ओटिड, और साथ इसके डेवलप होगी सेकेंड पोलर बॉडीज। अब आप जानते हैं कि मियोसिस 2 जो होती है दैट इज सिमिलर लाइक माइटोसिस, इसमें क्रोमोसोम के नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आती, जिसकी वजह से ये भी हैप्लॉइड रहेंगे और ये भी एज इट इज हैप्लॉइड ही है। यहाँ एक बात और याद रखनी है, एक तो हमने अरेस्ट प्राइमरी ओसाइट पे पढ़ा है, और दूसरा जो अरेस्ट आएगा वो सेकेंडरी ओसाइट पे आएगा। तो सेकेंडरी ओसाइट जो होते हैं ये भी अरेस्ट हो जाते हैं, बट ये अरेस्ट होते हैं एट मेटाफेज 2। तो ये वाला एक पॉइंट आपने याद रखना है कि प्राइमरी ओसाइट किस फेज में अरेस्ट होते हैं और ये किस फेज में अरेस्ट होते हैं। प्राइमरी ओसाइट जो अरेस्ट रहते हैं वो तो हमने कहा है कि 11 to 13 ईयर्स तक अरेस्ट रहते हैं, लेकिन ये अरेस्ट जो होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ये किस वक्त तक अरेस्ट होता है? ये अरेस्ट होगा अनटिल फर्टिलाइजेशन। ये उस वक्त तक होगा जब तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो जाता। जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो सेकेंडरी ओसाइट डेवलप करके एग में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये उतनी देर तक यहाँ पर अरेस्ट रहता है। तो आगे चल के हमने देखना है कि जब एग प्रोड्यूस होता है ओवरी के अंदर, वो एक्चुअली एग टेक्निकली सेकेंडरी ओवरसाइट होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होनी ओविडक्ट के अंदर। तो जब तक ये ओविडक्ट में नहीं जाएगा, ओवुलेशन होगी ओवरी के अंदर, फिर ओविडक्ट में जाएगा, वहां जाकर ये फिर आगे फर्दर डेवलप करेगा। अब इसके बाद जो सेकंड पोलर बॉडीज होती हैं ये वाली,
दीज और डिसइंटीग्रेटेड, इसी तरह से फर्स्ट भी डिसइंटीग्रेट हो सकती हैं, या अगर फर्स्ट सेकंड में डेवलप हो गई हैं तो फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी। और जो ओटिड है, दैट डेवलप इनटू द एग, ये एग में या ओवा में डेवलप हो जाएगा और ये भी हैप्लॉइड ही रहेंगे। अब यहाँ एक बात याद रखनी है कि जब हमने स्टार्ट किया था, यानी कि प्राइमोर्डियल सेल्स डिप्लॉयड हैं और फिर इस तरह से ओगोनिया डिप्लॉयड है, फिर उसके बाद प्राइमरी ओसाइट डिप्लॉयड है, ये याद रखना तीनों डिप्लॉयड हैं और आगे वाले हैप्लॉयड हैं। अब अगर इन केस ओगोनिया या एग मदर सेल हमारे पास 5 हैं, तो फिर बताएं कि एग कितने बनेंगे, तो आपने बताना है उतने ही एग बनेंगे। लेकिन स्पर्म के केस के अंदर हमने ये देखा था कि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था कि अगर 5 स्पर्मेटोगोनिया है तो 20 स्पर्म बनेंगे, लेकिन यहाँ पर जितने ओगोनिया उतने एग, एग एक ही बनेगा यूजुअली, समटाइम इससे ज़्यादा भी होता है जैसे कि ट्विन्स के केस के अंदर, लेकिन नॉर्मली एक एग एक ओगोनिया से डेवलप होगा और वही आगे फर्दर फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट के अंदर कन्वर्ट होगा। एक दो पॉइंट आपने याद रख लेने हैं कि जो एग होता है इसकी लाइफ जो है वो अबाउट 12 टू 24 आवर्स होती है, क्योंकि सेकेंडरी ओवरसाइट जब ओवुलेशन के रिजल्ट में रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन होती है तो इतने घंटों तक ये सर्वाइव करता है। लेकिन स्पर्म की लाइफ ज़्यादा होती है, स्पर्म की लाइफ 3 टू 5 डेज तक होती है। तो इसका मतलब है कि अगर ऑलरेडी स्पर्म प्रेजेंट है वहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो फिर फर्टिलाइजेशन हो सकती है, अदरवाइज ये आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट करता रहता है। तो एग का टाइम जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है देन द स्पर्म, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमारे पास जो ओवोजेनेसिस का प्रोसेस था, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, जितने पॉइंट बताए आपने इनको जो है लर्न कर लेना है। अब यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन देखूंगा, कुछ चीज़ें आपने जस्ट नोट कर लेनी है कि लाइक एक हमने इससे पहले में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, वहाँ पर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उसका प्रोसेस डिस्कस किया, यहाँ पर हम ओजेनेसिस का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि आपने याद रखने हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस में अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को देखेंगे, दैट स्टार्ट एट प्यूबर्टी, ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा। अब पॉइंट साथ साथ नोट करते जाना है। ओजेनेसिस का प्रोसेस जो होता है दैट स्टार्ट बिफोर बर्थ, तो ये प्रोसेस बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक पहला पॉइंट याद रखना। फिर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इसमें मेयोटिक डिवीजन के दौरान जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है साइटोप्लाज्म की, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग मेयोटिक डिवीजन, तो आपने देखा कि इसमें इक्वल सेल्स बनते हैं। लेकिन जब हम एग की बात करेंगे इसमें क्योंकि पोलर बॉडीज डेवलप होती है जिसकी वजह से इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन होती है साइटोप्लाज्म की, क्योंकि इसके अंदर पोलर बॉडीज जो है वो डेवलप होती हैं। इसके अलावा ये हमने देखा था 4 बनेंगे एक सेल से, और जो एग होता है वो एक सेल से एक ही बनेगा, ये भी आपको एक फर्क मिलेगा। और ये रिलेटिवली स्मॉल साइज होता है और इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है स्पर्म से, तो ये लार्ज साइज्ड होगा। स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो एक तो कॉन्टिन्यूअस है और दूसरा हम देखते हैं कि अनइंटरप्टेड होता है। लेकिन जो एग प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो साइक्लिक होता है, वो कंटिन्यूस नहीं है, और उसमें आप जानते हैं कि इंटरप्शंस भी होती हैं, लेकिन स्पर्म अनइंटरप्टली बनते रहते हैं। एक और पॉइंट आपने याद रख लेना है कि जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं, लेकिन जो एग हैं वो नॉन मोटाइल हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको बताए हैं कि जब हम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस को कंपेयर करते हैं तो उनके अंदर ये आपको चेंजेस मिलती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें से भी एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एंड दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। जैसा कि हमने ये देखा कि इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअली एग प्रोडक्शन होनी है, और एग प्रोडक्शन एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो याद रखना है कि एग प्रोडक्शन जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है और नॉर्मली ये कंप्लीट होता है 28 डेज में। अब यहाँ पे मैं दो टर्म लिख रहा हूँ, इनमें से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। एक है मेनोर्के और एक जो है दैट इज कॉल्ड द मेनोपॉज। अब मेनोर्के और मेनोपॉज में फ़र्क ये है कि जो स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, या फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम मेनोर्के कहते हैं,
तो इसमें जो एज है वो 11 टू 13 ईयर्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होता है। और इसमें जो एज है वो 11 टू 13 ईयर्स में जो प्यूबर्टी की एज आती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और मेनोपॉज जो है दैट इज द कंप्लीट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है जिसमें मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है दैट इज अबाउट द एज ऑफ 45 एंड अबव, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। अब इसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, इसके अंदर हम 2 तरह से साइकिल जो है इसको देखते हैं। इस पे हम एक-एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो आपको जो है वो 2 फेजेज़ के अंदर मिलता है। कुछ चेंजेज़ ओवरी के अंदर आ रही होती हैं, उनको हम कहते हैं ओवरियन साइकिल। और इसी तरह से चेंजेज़ आपको यूट्रस के अंदर मिल रही हैं और उसको हम कहते हैं यूट्राइन साइकिल। अब बच्चों देखें इसके अंदर आपने दोनों के अंदर जो-जो फेजेज़ हैं वो याद रख लेनी है कि ओवरियन साइकिल में कौन-सी फेजेज़ हैं और यूट्राइन साइकिल के अंदर जो है वो कौन-सी फेजेज़ हैं। उनके नेम्स भी याद रखने हैं और हमने इवेंट्स को भी देखना है कि वो इवेंट्स किस तरह से हो रहे हैं। देखिए जो ओवरियन साइकिल है उसमें जो पहली फेज़ है दैट इज़ कॉल्ड द फॉलिक्युलर फेज़, इसको हम फॉलिक्युलर फेज़ कहते हैं। और जो दूसरी फेज़ है इसमें उसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज़। तो मेन ये 2 फेजेज़ आपको ओवरी के अंदर मिलती हैं और साथ ही हमें यहाँ पर एक इवेंट भी मिलता है एंड दैट इवेंट इज़ कॉल्ड द ओवुलेशन एंड दैट इवेंट वो भी ओवरी के अंदर होता है। इसी तरह से यूट्राइन साइकिल के अंदर जो आपको फेजेज़ मिलती हैं उसमें सबसे पहली जो फेज़ है जहाँ से स्टार्ट होता है साइकिल दैट इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। ये पहली फेज़ है, ये भी याद रखना है कि मेंस्ट्रुएशन से साइकिल स्टार्ट होता है यूट्रस में। और दूसरी फेज़ जो है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़। और तीसरी जो फ़ेज़ है वो है सेक्रेटरी फ़ेज़। तो ये 3 फ़ेजेज़ आपको मिलेंगे यूट्राइन साइकिल के अंदर। अब हम इनको एक-एक करके ये देखेंगे कि ओवरी में क्या चेंजेज़ आ रही हैं, यूट्रस में क्या चेंजेज़ आ रही हैं और फिर उनको आपस में हम कंपेयर भी करेंगे कि कौन से कोइंसाइड्स इवेंट हो रहे हैं कि अगर ओवरी में ये हो रहा है तो यूट्रस में क्या इवेंट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपको ओवरियन साइकिल, यानी वो चेंजेज़ जो कि ओवरी के अंदर आ रही हैं। अब देखिए बच्चों ओवरियन साइकिल में मैं एक ओवरी को जो है वो यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ और उसी के अंदर जो हम इवेंट्स है उसको देखते हैं। हम ये जानते हैं कि ओवरी में बहुत सारे फॉलिकल हैं जो कि ऑलरेडी पड़े होते हैं। तो हमने देखा कि प्यूबर्टी के टाइम यहाँ पर अबाउट 300,000 यानी 3 लाख जो है वो फॉलिकल और उनके अंदर जो ओवोसाइट होते हैं जिनको हम प्राइमरी ओवोसाइट कहते हैं वो उसमें पड़े हुए हैं। सो दीज़ आर द फॉलिकल इनसाइड द ओवरी। तो ये आपको यहाँ पर फॉलिकल सेल्स मिल रहे हैं और इनके अंदर प्राइमरी ओवोसाइट है। अब वो प्राइमरी ओवोसाइट डेवलप होना शुरू होते हैं। तो यहाँ से कुछ फॉलिकल जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं या आप कहते हैं कि स्टिमुलेट होते हैं। और जैसे स्टिमुलेट होते हैं तो उनमें से जो एक फॉलिकल है वो डेवलप होता जाएगा और बाकी जो फॉलिकल हैं वो डीजनरेट हो जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट भी आपने याद रखना है कि ये वाले फॉलिकल डीजनरेट हो गए। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फॉलिकल आर्ट्रीसिया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉलिकल आर्ट्रीसिया क्या है? दिस इज द डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल। फॉलिकल जो है वो डीजनरेट कर जाते हैं और एक फॉलिकल ग्रो करता जाता है। और जो एक फॉलिकल ग्रो किया है जिसके अंदर हमने ये देखा था कि पहले कौन-सा oocyte उसमें था, इसके लिए हम वर्ड लाइक यूज़ कर लेते हैं कि दिस इज़ द प्राइमरी oocyte जो कि इसके अंदर है, ये जो आपको oocyte अंदर मिल रहा है। और जो फॉलिकल है मैं इसको कह लेता हूँ कि दिस इज़ द प्राइमरी फॉलिकल। अब यहाँ आपने कुछ इवेंट्स जो हैं वो देखने। अब ये ग्रो करेगा। अब ग्रो करने के बाद ये फॉलिकल जो है फर्दर डेवलप होगा और डेवलप होने के बाद ये फॉलिकल बना लेगा सेकेंडरी फॉलिकल। और जब सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा तो जो oocyte है वो भी प्राइमरी oocyte से डेवलप हो जाएगा। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte और oogenesis हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हैप्लॉइड है और प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड होता है। अब ये इसी फेज के अंदर अरेस्ट हो जाएगा। अब ये फर्दर यहाँ पे डेवलप नहीं करेगा, लेकिन जो फॉलिकल है वो फर्दर ग्रो करेगा। और जब फॉलिकल ग्रो करेगा तो फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में, या इसको हम ग्राफिन फॉलिकल, ये भी वर्ड यूज करते हैं ग्राफिन, या हम इसके लिए जो है वो राइपेंड फॉलिकल भी वर्ड यूज करते हैं विच इज द मिच्योर फॉलिकल, जो कि मिच्योर फॉलिकल है। लेकिन इसके अंदर जो ओसाइट है वो डेवलप नहीं किया फर्दर, वो सेकेंडरी ओसाइट, क्योंकि उसने उस फेज के अंदर अरेस्ट हो जाना है और उस वक्त तक अरेस्ट रहना है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाती। और हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होना है ओविडक्ट के अंदर।
अब यहाँ से यहाँ तक की जो फेज़ आपको नज़र आ रही है, पहली फेज़ जो कि हमने यहाँ पर देखी है, दैट इज़ कॉल्ड द फॉलिक्यूलर फेज़। और आप जानते हैं कि फॉलिक्यूलर फेज़ ओवरी के अंदर होती है और इसमें फॉलिकल जो है वो डेवलप हो रहा है। अब उसके बाद जो इवेंट होना है वो ये होना है कि ये फॉलिकल रप्चर्ड हो जाएगा और जब फॉलिकल रप्चर्ड हो जाएगा तो उसमें से जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब ये जैसे मैंने कहा कि टेक्निकली अभी इसको हम एग नहीं कहेंगे, इसको हम सेकेंडरी ओवसाइट ही कहेंगे और ये रिलीज़ होकर कहाँ पे चला जाएगा? ये रिलीज़ होकर ओविडक्ट में जाएगा और ओविडक्ट के अंदर अगर इसकी फर्टिलाइज़ेशन हो जाएगी, इन केस अगर इसकी फर्टिलाइज़ेशन होगी तो हम उसको एग कहेंगे और अगर उसकी फर्टिलाइज़ेशन नहीं होती तो वो सेकेंडरी oocyte एज़ इट इज़ डिसइंटीग्रेट होके मेंस्ट्रुएशन से बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो इसका मतलब एग उसी सूरत में डेवलप होगा जब फर्टिलाइज़ेशन का प्रोसेस होगा और ये इवेंट जो होना है, ये ओविडक्ट के अंदर होना है, ठीक है? तो दिस इवेंट अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, एक तो ओवुलेशन, ओवुलेशन कहाँ होती है? ओवुलेशन तो ओवरी के अंदर ही होती है। ओवम या सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होके ओविडक्ट में चला जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर फिर फर्टिलाइज़ेशन का प्रोसेस होता है। अब जो फॉलिकल रप्चर हो गया, वो फॉलिकल जो है नाउ इट बिकम ग्लैंडुलर और इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। नाउ दिस इज द अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम। और अब कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में जानते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये ग्लैंडुलर होता है और ये आप जानते हैं एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ से हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है और ये ल्यूटियम वर्ड जो यूज हुआ है, ये इसका कलर की वजह से ल्यूटिनाइजेशन। तो अगर आपने इसको आइडेंटिफाई करना है तो इसका कलर जो होता है वो येलो कलर होता है। अब यहाँ से ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, लेकिन क्योंकि ये साइकिल है तो उस दौरान जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। ये डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा और अब ये रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम, यानी पहले अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम था, अब ये रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं या इसके लिए हम वर्ड कॉर्पस एल्बिकन भी यूज करते हैं कि ये वो फॉर्म है जिसके अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट कर चुका है, क्योंकि एक साइक्लिक वे में है। तो ये वाली इवेंट या ये वाली फेज जो कि ओवरी के अंदर होती है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और फिर रीजन जब डीजनरेट कर जाता है, इस फेज को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। कॉर्पस ल्यूटियम की क्योंकि फॉर्मेशन होती है और डिसइंटीग्रेशन होती है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो ल्यूटियल फेज है। और साथ ये भी याद रख लेना है कि कॉर्पस एल्बिकन जो होता है इसका कलर क्या हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम का कलर तो येलो है, लेकिन इसका कलर जो होता है वो व्हाइटिश फाइब्रस टिश्यूज ये बन जाते हैं। अब इसमें डेज आपने याद रखने हैं कि अगर हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का है, तो इसमें आप जब फॉलिकुलर फेज देखेंगे तो ये डे 1 से लेके 13th डे तक जो टाइम पीरियड होता है ये फॉलिकुलर फेज का है। फिर ओवुलेशन जो है ये 14th डे जो है वो ओवुलेशन का होता है और उसके बाद जो हमने देखना है ल्यूटियल फेज, इसका टाइम पीरियड आपने लिखना है 15 टू 27 या 28 डेज, क्योंकि 28 डेज जो होता है वो लास्ट और अगला फिर से साइकिल शुरू हो जाता है। तो इसमें आपने ये एक बात याद रखनी। दूसरा, यहाँ से जो 14th डे को हम कैलकुलेट करते हैं, ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? अगर हम देखें, अगर हम कहते हैं कि 28 डेज का साइकिल है, तो 28 डेज का साइकिल है तो बताइए ओवुलेशन कब होगी? तो उसमें ये आंसर आप आता है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम के अंदर, तो आप कहेंगे 14th डे पे ओवुलेशन होगी। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि वेरिएशन आती है साइकिल के अंदर, कि अगर जो साइकिल है वो 35 डेज का है, इन केस अगर ये सवाल आ जाए, तो बताएं अब ओवुलेशन जो होगी उसका डे कौन सा होगा? लाइक अल्फा में कहता हूं कि उसका 7th डे होगा या 14th डे होगा। बीटा ऑप्शन जो है वो 14th में आ जाएगी, चार्ली जो है वो 21 है, डेल्टा जो है वो 28 है। तो अब इसमें कौन से दिन ओवुलेशन होगी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो अब इसका आंसर जो है वो 21 डेज है। तो अब किस तरह से आपने फाइंड करना है? आपने जितने डेज का साइकिल होगा उसमें से आपने 14 माइनस कर देने हैं। तो अगर हम इसमें से -14 करेंगे तो इसका मतलब है कि आंसर 21 है, क्योंकि 28 में से भी 14 माइनस करेंगे तो 14 ही बचता है। तो उस दौरान तो वो सही है, वो इधर से काउंट करें या उधर से काउंट करें सेम बनता है। लेकिन एक्चुअली आपने टोटल जो टाइम पीरियड होता है साइकिल का उसमें से 14 माइनस करने हैं, तो आपका आंसर जो है वो इसमें आएगा। तो इस वजह से यहाँ पर आंसर जो है वो 21 आएगा। तो ये फेजेस जो है जो कि ओवरियन साइकिल के अंदर जो है वो फेजेस आ रही हैं। अब हम आ जाते हैं
जो हमारे पास जो है वो ओवरियन साइकिल के साथ ही पैरेलल चल रहा होता है, दैट इज़ द यूट्राइन साइकिल। अब यूट्राइन साइकिल की फेजेज़ मैंने आपको बता दी थी, यानी ये वो चेंजेज़ हैं जो कि यूट्रस के अंदर आनी है। अब यूट्रस के अंदर ये चेंजेज़ किस तरह से आती हैं, यहाँ डायग्रामेटिकली हम जो है वो कुछ चीज़ें देखेंगे, एक ग्राफ बनाएँगे, एक स्केच बनाएँगे और उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि यूट्राइन साइकिल जो है उसमें किस तरह से चेंजेज़ आएँगे। देखिए यूट्राइन साइकिल के लिए आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है एंडोमेट्रियम। ये है एंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की इनर लेयर है और इसी में एक्चुअली चेंजेज़ आती हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब इसमें जो साइकिल है वो 28 डेज़ का है, तो मैं यहाँ पर इसको हाफ़ कर लेता हूँ और मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि लाइक डे 1 है, फिर डे 7 है, फिर डे 14 है, फिर डे 21 है और डे 28 है। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। अब एंडोमेट्रियम के अंदर चेंज ये आती है कि जैसे साइकिल स्टार्ट होता है तो एंडोमेट्रियम ब्रेक करती है और फिर से एंडोमेट्रियम बनना शुरू हो जाती है और फिर एंडोमेट्रियम जो है वो मैक्सिमम थिक होती है और थिक होने के बाद वो फिर से डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। तो ये जो आपको यहाँ पर लेयर मिल रही है, ये लेयर आपको एंडोमेट्रियम की मिल रही है और इसमें चेंजेस क्या-क्या आ रही हैं, ब्लड सप्लाई किस तरह से कम ज़्यादा हो रही है, तो इसमें से सवाल पेपर के अंदर आ सकता है। अब सबसे पहले अगर आप ये देखेंगे कि डे 1 से लेके डे 5 तक जो स्टार्ट होता है ये साइकिल यानी यूट्राइन साइकिल, उसमें जो फेज़ आएगी दैट इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। तो आपने ये बात याद रखनी है कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो 1 से 5 यानी स्टार्ट ऑफ साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुएशन की फेज़ आएगी और इसके अंदर अगर आप एंडोमेट्रियम को देखेंगे, तो एंडोमेट्रियम इसके अंदर डीजनरेट होगी, डीजनरेट कर रही है। या हम ये कहेंगे कि एंडोमेट्रियम जो है वो शेड हो रही है, ठीक है? यानी स्टार्ट ये होगा कि एंडोमेट्रियम शेड होगी और उसमें ब्लीडिंग मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद दूसरी जो फेज़ आती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फेज़, ये पहली फेज़ मेंस्ट्रुएशन की है और सेकंड फेज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव। फेजेस के नाम ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए थे। प्रोलिफरेटिव जो है दैट इज़ फ्रॉम द 6 टू 14 अगर डेज़ आप देखेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर एंडोमेट्रियम जो है, वो बनना शुरू हो जाएगी। हियर इज़ द स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। इसकी फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो जाएगी। बाकी फर्दर इवेंट मैं इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, लेकिन सिर्फ एंडोमेट्रियम के लिए पॉइंट याद रख लेने, साथ ही टाइम पीरियड। उसके बाद यहाँ से लेके एंड ऑफ द साइकिल ये जो फ़ेज़ है, थर्ड फ़ेज़ जो कि सेक्रेटरी फ़ेज़ है और इसमें से सवाल पेपर के अंदर जो आता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एंडोमेट्रियम की मैक्सिमम थिकनिंग मिल रही है। तो यहाँ पर क्या है, हियर इज़ ये सवाल पेपर में आ भी चुका है। हियर इज़ द मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम यानी ये मैक्सिमम थिक हो चुकी है। और इसमें फुली ब्लड सप्लाई इसके अंदर आ गई एंड दैट इज द सेक्रेटरी फेज। तो ये 3 फेजेस के अंदर जो मेन इवेंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। फर्दर हम डिटेल के अंदर यहाँ पर चेंजेस देखनी है। अब ये जो यूट्राइन साइकिल है, अगर इन केस मैं ये कंसीडर करूँ, मैं थोड़ा-सा आपको चीज़ों को ओवरलैप करके इसके साथ दिखा दूँ। अगर इन केस मैं ये कंसीडर करूँ कि यहाँ तक तो हमने इसमें यूट्राइन साइकिल को पढ़ा, मैं यूट्राइन साइकिल को यहाँ लिख लेता हूँ। हियर इज़ अ यूट्राइन साइकिल, यहाँ से मिटा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विद द ओवरियन साइकिल जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर यूट्राइन साइकिल के अंदर जो फेज है वो फेज मेंस्ट्रुएशन की फेज है, वो प्रोलिफरेटिव की फेज है, तो सेम उसी दौरान जो ओवरी है उसके अंदर जो फेज आपको नजर आएगी उसमें फॉलिकल डेवलप हो रहे होंगे। तो इसका मतलब है ओवरी के अंदर जो फेज चल रही है एट द सेम टाइम वो कौन सी फेज चल रही है, वो फॉलिकुलर फेज चल रही है, क्योंकि इसके भी मैंने आपको डेज है वो बताए थे। अब मिड ऑफ द साइकिल यहाँ पर ओवुलेशन होती है ओवरी के अंदर, जो ओवम होता है वो रिलीज हो जाता है और बाकी जो है वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम जो भी आहिस्ता-आहिस्ता डीजनरेट होता जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो फेज़ है, ये हमने अभी पढ़ा था ल्यूटियल फेज़ आपको यहाँ पे मिली। तो इसका मतलब है कि जब यूट्रस के अंदर सेक्रेटरी फेज़ चल रही है, तो ओवरी के अंदर उस दौरान ल्यूटियल फेज़ चल रही है। तो इन ये चीज़ें आपस में जो है वो कोइंसाइड्स करती हैं। एक तो ये इसमें इम्पोर्टेंट आपने बात याद रखनी। फिर साथ ही यहाँ हम कुछ हार्मोन्स को भी रिलेट कर लेंगे। इसी डायग्राम के अंदर मैं आपको इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ कुछ हार्मोन्स, ताकि ये चीज़ें भी आप साथ-साथ जो है वो देख लें। अब देखें इन केस यहाँ पर इन्हीं साइकिल के अंदर आपको जो हार्मोन मिलेंगे, वो हार्मोन की हम बात कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी हार्मोन। तो हम जानते हैं कि जो पिट्यूटरी हार्मोन है, उनका भी यहाँ पे रोल होता है
और इसके साथ ही मैं एक और चीज़ जो है वो ऐड अप कर लेता हूँ यहीं पर, और वो है ओवरियन हार्मोन। ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर वाला। थोड़ा-सा मैं इरेज़ कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बन जाए, ताकि ये दोनों पॉइंट यहाँ पर समराइज़ हो जाएँ। अब ये तो हो गए पिट्यूटरी हार्मोन, यहाँ पे मैं पिट्यूटरी हार्मोन मेंशन कर लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर मैं अब साथ ही मेंशन करूँगा ओवरियन हार्मोन, ओवरियन हार्मोन। अब मैं यहाँ पे लाइन्स बना रहा हूँ, अब ये बिल्कुल इसी तरह से मिड ऑफ साइकिल, ये मिड ऑफ साइकिल है क्योंकि यहाँ पर भी इसका भी रिलेशन है। यहाँ पर मैं 2 हार्मोन बना रहा हूँ, वो हार्मोन एक ये बना रहा हूँ और दूसरा हार्मोन जो है मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ, और उसके साथ ही मैं 2 हार्मोन यहाँ पर भी बना देता हूँ। एक ये स्केच बना देता हूँ और दूसरा जो है वो ये बना देता हूँ। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्वेश्चन इसी तरह का एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है कि बताएँ, ये वाली जो डायग्राम ब्लू में मैंने लिखी है, ये ए मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, ये रेड वाली को मैं बी मेंशन कर देता हूँ, इसको मैं सी मेंशन कर देता हूँ और इसको मैं मेंशन कर देता हूँ डी। तो इन 4 ऑप्शन में से मैं आपसे ये पूछूँगा कि बताएँ कि इनमें से एफएसएच हार्मोन कौन-सा है? अब यहाँ चारों में से आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि एफएसएच हार्मोन कौन-सा है? अल्फा है, बीटा है, चार्ली है या डेल्टा है? तो इसका आंसर अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ तो आपका आंसर होगा कि एफएसएच हार्मोन जो है वो किसमें आएगा? बीटा में आएगा। तो अब मुझे कैसे पता चला? देखिए, एक तो आपने याद रखना है कि एफएसएच और एलएच पिट्यूटरी हार्मोन है। ये ओवरियन हार्मोन नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ए और बी ही ऑप्शन है। अब इसमें अगर हम देखें कि ए जो है इसका लेवल अगर शुरू में कम है, तो ये वाला हार्मोन एलएच है। मैं उसी कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर एलएच है और बी जो है वो कौन-सा है? वो एफएसएच है। क्योंकि यहाँ पर फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। ये देखें, यहाँ फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, तो फॉलिकल की डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन चाहिए दैट इज़ द एफएसएच हार्मोन, ये पिट्यूटरी हार्मोन है। अब दूसरा जो मैं आइडेंटिफिकेशन की है वो एलएच की, वो किस बेस पे की है कि मिड ऑफ द साइकिल, यहाँ पर आपको एलएच हार्मोन के अंदर सर्च मिली है एट द मिड ऑफ साइकिल। और मिड ऑफ साइकिल में क्यों सर्च मिली है? क्योंकि एलएच का जो रोल होता है वो ओवुलेशन होता है। तो आप देखिए साइकिल के मिड के अंदर ओवुलेशन हो रही है, उसी वजह से कि वहां पर एलएच का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर मिल गई कि एलएच और एफएसएच को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद बी जो है वो एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो आपको हाई मिलता है मिड ऑफ साइकिल से पहले। और सी जो है ये प्रोजेस्टेरॉन है। और आप जानते हैं कि ये दोनों हार्मोन जो है वो ओवरीज से प्रोड्यूस होते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो यहाँ पे इंक्रीज किया है, ये किस वजह से इंक्रीज किया? क्योंकि जब ओवुलेशन हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम बन गया ये वाला, तो यही कॉर्पस ल्यूटियम हमने देखा था कि इट बिकम ग्लैंडुलर और ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करेगा। इसी वजह से यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है। और इसी प्रोजेस्टेरॉन ने अगर आप देखें तो इसने एंडोमेट्रियम की मैक्सिमम थिकनिंग करनी है। तो आप देखें एट द सेम टाइम मैक्सिमम थिकनिंग भी एंडोमेट्रियम की है। लेकिन अब जैसे आप देखते हैं कि ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया है, जिसको हम एल्बिकन कहते हैं। अब जैसे ही एल्बिकन बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर गया, साथ ही जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरना शुरू हो गया। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा, एंडोमेट्रियम भी ब्रेक हो जाएगी और वो भी शेड होना शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपस में कोइंसाइड्स कर रही हैं। तो अब यहाँ 4 चीज़ें आपने आपस में एक-दूसरे के साथ रिलेट करनी है। यूट्राइन साइकिल, ओवरियन साइकिल, पिट्यूटरी हार्मोन और ओवरियन हार्मोन, और इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है, इसके जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया है। इसमें से क्वेश्चन पेपर के अंदर जो वो आ सकते हैं, हर फेज़ के अंदर क्या-क्या इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी आपने बुक से जो मैंने बड़ी डिटेल के अंदर लिखी हुई है, आपने उनसे चीज़ें पढ़नी है, तो इंशाल्लाह ताला कोई भी क्वेश्चन आपका इसमें गलत नहीं होगा। अच्छा, इसी के साथ ये तो हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर एक साइकिल होता है, वो है, उसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिच साइकिल। ये भी आपने याद रख लेना। ऑस्ट्रिच साइकिल जो होता है, ये नॉन ह्यूमन फीमेल्स में होता है। जैसा कि अदर जो मैमेलियन फीमेल्स हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, उनके अंदर ऑस्ट्रिच साइकिल होता है। दैट्स अ डिफरेंट फ्रॉम द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन नीड्स द फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मेटिंग। इसमें मेटिंग रिक्वायर्ड होती है। हमने देखा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ओवुलेशन खुद ब खुद से हो जाती है, लेकिन जो ऑस्ट्रिच साइकिल है उसमें ओवुलेशन उसी वक़्त होगी जब मेटिंग होगी। तो इस वजह से हम
ऑस्टेसाइकल में जो एनिमल्स होते हैं यानी जो अदर मैमल्स के अंदर होता है, तो हम उनमें वर्ड यूज़ करते हैं दे आर ऑन हीट, कि उनके अंदर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है व्हेन दे नीड फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मीटिंग, ताकि उनमें ओवुलेशन हो सके। और दूसरा एक और यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल बहुत लो होता है, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। और दूसरा यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन भी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी रिजॉर्प्शन हो जाती है। तो याद रखना है, रिजॉर्प्शन ऑफ एंडोमेट्रियम इफ नो फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम जो है उसकी रिजॉर्प्शन हो जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट जो कि आपने ऑस्टिस साइकिल जो है इसके लिए याद रखने हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम जिस टॉपिक की तरफ आएंगे उसमें से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और वो प्रोसेस जो है वो बर्थ का है। अब जेस्टेशन पीरियड जो है उसमें आपने दो तरह से डेज जो है वो याद रखना है। इसमें आपने एक तो याद रखना है कि जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो 280 डेज, और 280 डेज हम उस वक्त काउंट करते हैं अगर हम उसको काउंट करें फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो 280 डेज बनते हैं जिसमें डेवलपमेंट होती है। जेस्टेशन पीरियड वो है जिसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी होती है। और इसके लिए हम जो काउंट है वो 266 डेज भी करते हैं। और ये काउंट जो होता है दैट इज फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन, यानी जब प्रेगनेंसी जो है वो डेवलप हुई है, जिसको हम कंसेप्शन कहते हैं, वहां से अगर हम काउंट करें तो 266 डेज बनते हैं। एक तो ये दो पॉइंट आपने इसमें याद रख लेने हैं। दूसरा यहाँ पर जब बर्थ का प्रोसेस से पहले एक टेम्पररी टिश्यू जो है वो डेवलप होता है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कि जिसमें प्लेसेंटा बनता है। तो प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक एक टेम्पररी टिश्यू होता है। अब ये टेम्पररी जो है पार्ट है, और ये एक्चुअली जो बनता है वो मैटरनल और फीटल दोनों टिश्यूज की कंट्रीब्यूशन से बनता है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो प्लेसेंटा बना है उसमें आपको मैटरनल टिश्यूज भी मिलते हैं, यानी कि मदर की बॉडी के टिश्यूज भी होते हैं, और फिटस के टिश्यूज भी होते हैं, यानी उसमें फीटल पार्ट भी होते हैं। यहाँ सवाल ये आ सकता है कि कौन से मैटरनल टिश्यू हैं, कौन से फीटल टिश्यू हैं। तो जो बात याद रखनी वो ये कि मैटरनल टिश्यूज में जो पार्ट कंट्रीब्यूट करता है प्लेसेंटा बनाने में वो एंडोमेट्रियम है। और एंडोमेट्रियम के अंदर जो हमने एक लेयर पढ़ी थी जिसको हमने स्टैटम बैसिलस कहा था, या डेसिडुआ बैसिलस भी इसको हम कहते हैं, ये जो है डायरेक्ट अटैच होती है फीटल टिश्यू के साथ। तो फीटल टिश्यू के अंदर जो फीटस के टिश्यू होते हैं वो कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो कोरियोन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों पार्ट जो होते हैं वो प्लेसेंटा बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लेसेंटा में एक बात और याद रखनी है कि देयर इज द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होती है बिटवीन द फीटल ब्लड एंड द मैटरनल ब्लड, और मदर से फूड और ऑक्सीजन दी जाती है, और फीटस से वेस्ट और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वापस मैटरनल टिश्यू में आती है। लेकिन यहाँ पर एक और बात भी याद रखनी है, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यहाँ ब्लड जो है उसकी मिक्सिंग नहीं होती, ब्लड मिक्स नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जितनी भी एक्सचेंज होती है वो डिफिजन से होती है, यानी एक जगह से चीज़ें पास ऑन करके दूसरी तरफ जाना शुरू कर देती हैं। तो एक तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है। दूसरा, जो प्लेसेंटा होता है वो ग्लैंडुलर भी होता है। प्लेसेंटा ग्लैंडुलर भी है और ये कुछ हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। ये भी याद रख लेना है कौन कौन से हार्मोन प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन भी प्रोड्यूस करता है, ये एक हार्मोन जो कि प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। प्लेसेंटा जो है वो लैक्टोजन भी प्रोड्यूस करता है। और तीसरे नंबर पे आप याद रखेंगे कि इससे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो HCG, ह्यूमन कोरियोनोगोनाड्रोफिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी को डिटरमिन करने के लिए ब्लड और यूरिन के अंदर इसका टेस्ट भी किया जाता है। तो ये आपने एक तो चीज़ें याद रख लेनी है। उसके अलावा यहाँ आपने एक और पॉइंट याद रखना है, वो उम्बिलिकल कर्ड है। इसको आपने प्लेसेंटा के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये एक सेपरेट जो है वो पार्ट है जिसको हम नेवल स्ट्रिंग कहते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ फीटल पार्ट होता है। यानी याद रखना है कि ये फीटल पार्ट है जिसके जरिए वो मदर की बॉडी के साथ जो है वो अटैच होता है। तो अम्बिलिकल कर्ड या नेवल स्ट्रिंग जो है इसमें आपने ये बात याद रखनी है, इसमें दो आर्टरीज होती हैं,
और इसमें वन जो है वो वेन है, या इसको अम्बिलिकल आर्टरीज या अम्बिलिकल वेन कहते हैं। और यहाँ एक और पॉइंट याद रखने वाला है, वो ये है कि आर्टरीज के अंदर यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, इसमें भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और वेन जो है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अब यहाँ जब हम एक वर्ड यूज करते हैं फीटस, तो फीटस जो वर्ड यूज किया जाता है ये ह्यूमन एम्ब्रियो के लिए वर्ड यूज किया जाता है, याद रखने, ह्यूमन एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो जो है ह्यूमन एम्ब्रियो के लिए वर्ड यूज किया जाता है थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे। एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा, ज्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं वो थर्ड मंथ में डिवेल्प हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी 9 मंथ की है उसको हम 3 ट्राइमेस्टर में रखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कंप्लीशन पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स डिवेल्प हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी जो है वो फर्दर डेवलपमेंट होनी होती है, ग्रोथ होनी होती है, लेकिन फॉर्मेशन जो है वो पहले ट्राइमेस्टर में ही ज्यादातर ऑर्गन्स की होती है। अब हम देखेंगे कि जो प्रोसेस है बर्थ का, और इसमें हार्मोन कौन-कौन से इन्वॉल्व होते हैं, और बर्थ जो है उसका प्रोसेस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब बर्थ का प्रोसेस में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पॉजिटिव फीडबैक से होता है। ये प्रोसेस जो है वो पॉजिटिव फीडबैक है, और इसमें हार्मोनल एक्शन किस तरह से होते हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले जो फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, दैट हार्मोन इज कॉल्ड द ACTH। अभी आपको हार्मोनल एक्शन बता रहा हूँ कि एक्चुअली बर्थ किस तरह से होती है और उसमें हार्मोनल लेवल में क्या डिफरेंस आता है। देखिए सबसे पहले यहाँ मैं एक पॉइंट यहाँ लिख दूं कि ये देखा गया है कि जो ऑनसेट ऑफ बर्थ है, कि बर्थ का ऑनसेट को कैसे डिटरमिन किया जाता है, तो इसमें इंडिकेशन ये है कि लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इन मदर्स ब्लड, कि मदर के ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो जब कम होता है, दैट इज द ऑनसेट ऑफ बर्थ। लेकिन ये लेवल कम किस तरह से होता है, तो अब यहां पर देखा गया है कि इसका लेवल जो कम होता है उसमें फीटल इन्वॉल्वमेंट होती है। अब उसी फीटल इन्वॉल्वमेंट की यहां मैं हार्मोनल एक्शन से आपको बता रहा हूं कि वो फीटल इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है। फीटल इन्वॉल्वमेंट इस तरह से होती है कि फीटस की पिट्यूटरी से ये हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन जो है जाकर फीटस की एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और एड्रीनल ग्लैंड में उसके आउटर पार्ट यानी कि कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, और वहां से जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो प्रोड्यूस होगा कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन। अब ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन है ये क्रॉस करेगा प्लेसेंटा को, और प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये मदर के ब्लड के अंदर जाएगा। मदर के ब्लड में जाके वहां पर ये करेगा डिक्रीज प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका मतलब है कि मदर के ब्लड में जो प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो रहा है उसमें फीटस की ये इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे ही मदर के ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज करेगा, तो उसके साथ ही वो स्टिमुलेट करेगा मदर पिट्यूटरी को, जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड है, और स्पेशली जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो वहां से जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो यहां पे प्रोड्यूस होगा, और ये ऑक्सीटोसिन इंड्यूस कर देगा लेबर। अब लेबर का मतलब यहां पर ये है कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करवाएगा। अब इसके रिजल्ट में यहां से प्रोड्यूस होगा एक और हार्मोन, दैट हार्मोन इज कॉल्ड द प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज आल्सो कॉल्ड द लोकल हार्मोन। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, दैट विल इनहैंस फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ये उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको फर्दर इनहैंस करेगा, और साथ ही यहां से फिर से ये सिग्नल ऑक्सीटोसिन की तरफ जाएगा, और जिससे ऑक्सीटोसिन का लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और जब ऑक्सीटोसिन का लेवल और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है, देखें यहां पर मैंने आपको बताया कि दिस इज एक्चुअली द पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक यहां पर यही है कि एक चेंज जो आई है उसको सिस्टम के अंदर एम्पलीफाई किया जा रहा है, यानी यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करती है, और वो टॉप टू बॉटम पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन बन जाती है, और जिसके रिजल्ट में जो बेबी है वो डिलीवर होता है। एक और हार्मोन का आपने याद रखना है कि जब यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो यहां से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है रिलैक्सिन,
अब ये जो रिलैक्सिन है दैट विल सॉफ्टन द सर्विक्स एंड पेल्विक लिगामेंट। ये सर्विक्स और पेल्विक लिगामेंट को सॉफ्ट करेगा और जिसके रिजल्ट में डिलीवरी ऑफ चाइल्ड होगी। तो ये इसमें जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो हार्मोनल एक्शन था उसको यहाँ एक्सप्लेन किया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया कि ये पॉजिटिव फीडबैक होता है, बहुत थोड़े से बॉडी के अंदर फीडबैक पॉजिटिव है जिनमें से एक चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस भी है। अब जो कंट्रैक्शन का प्रोसेस है यानी यूट्रस की जो कंट्रैक्शन है, इस प्रोसेस के दौरान वो कंटिन्यू रहेगी और ये कितनी देर तक कंटिन्यू रहती है? अबाउट 10 टू 45 मिनट्स तक जो है वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है और इस दौरान जितना भी बॉडी के अंदर डेब्रस होता है और ब्लड होता है उसको बॉडी से बाहर रिलीज किया जाता है। नेवल स्ट्रिंग को काट के बेबी को उससे अलहदा कर लेना है, फिर उसमें से ब्लड निकलता रहता है। इस फिनोमिना को हम आफ्टर बर्थ कहते हैं, यानी बर्थ के बाद तक यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंटिन्यू रहती है। और इसमें जो एवरेज लॉस ऑफ ब्लड है वो कितना है, ये पॉइंट भी आपने याद रख लेना है। इस पूरे प्रोसेस में जो ब्लड है वो अबाउट 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये ब्लड लॉस होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस था ये हमने यहाँ पर बर्थ का प्रोसेस डिस्कस किया। इसमें से क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद एक और पॉइंट हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज द आईवीएफ। आईवीएफ इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसके लिए हम एक वर्ड जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबीज भी यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? इन विट्रो या आईवीएफ का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी से बाहर, इन लेबोरेटरी कंडीशन यानी लैब कंडीशन के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन करवाई जाए तो उसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये एक टेक्निक है कि ऐसे पेरेंट्स जो सम टाइम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत से जो मॉल फंक्शनिंग की वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, तो ये जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का है ये बॉडी से बाहर करवाया जाता है और फिर जब जाइगोट बन जाता है तो उसको वापस प्लेस कर दिया जाता है ताकि उनके अंदर भी जो डेवलपमेंट है फिटस की होने के बाद बच्चे की जो पैदाइश हो सके। तो ये प्रोसेस जो है इसके अंदर आईवीएफ का है। अब हम देखेंगे कि इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है? कौन-कौन से इसके अंदर स्टेप्स हैं? इस तरह का सवाल आ सकता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर दैट इज़ द आइसोलेशन ऑफ एग। अब आइसोलेशन ऑफ एग में सबसे पहले जो ओवरी है उसको स्टिमुलेट किया जाएगा बाय एफएसएच ताकि वो फॉलिकल जो है वो डेवलप करवाए और जब फॉलिकल डेवलप कराया जाएगा तो उसके बाद हम आइसोलेशन ऑफ एग करते हैं और एग को एक से ज़्यादा एग जो है वो उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट से उसको बॉडी से बाहर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या एक पेट्री डिश के अंदर उसको ले आते हैं। अब जो दूसरा स्टेप है वो है कलेक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म की कलेक्शन, और ये स्पर्म की कलेक्शन जो है ये मेल पार्टनर से की जाएगी। तो मेल पार्टनर जो है वो स्पर्म को कलेक्ट वहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। थर्ड जो इसके अंदर स्टेप है वो फर्टिलाइजेशन है जिसको हमने आईवीएफ कहा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन में अबाउट 100,000 तकरीबन 1 लाख स्पर्म जो हैं वो एग को जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इसमें एग्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। हर एग को 100,000 स्पर्म जो है वो प्रोवाइड करने ताकि उसकी फर्टिलाइजेशन हो और उसके बाद फिर उसको ग्रो करवाना है फॉर 2 डेज। 2 दिनों के लिए उसको ग्रो करवाना है और जब जो एग है जब वो ग्रो करना शुरू कर दे यानी एक्चुअली वो ज़ाइगोट बन चुका है, उसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट हो गई है और जब वो 2 टू 8 सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद फिर उसकी इम्प्लांटेशन करनी है। तो इसका मतलब है 2 टू 8 सेल स्टेज बॉडी से बाहर ही उसको ग्रो करवाया है और उसके बाद फिर उसके अंदर फोर्थ जो स्टेप होगा दैट इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन के अंदर जो ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट को प्लेस्ड इनटू द यूट्रस थ्रू द सर्विक्स, इसको वापस यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है और साथ जो है वहां पर जो स्टिमुलेट किया जाता है बाय द प्रोजेस्टेरोन।
ताकि वहाँ पर प्रेगनेंसी की जो स्टेट है उसको स्टेबल किया जा सके। तो ये 4 स्टेप्स हैं और इन 4 स्टेप्स के अंदर जो आईवीएफ है उसको और उसके बाद फिर बाकी सारा प्रोसेस नॉर्मल होता है और उसके बाद फिर वो बर्थ का प्रोसेस होता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फर्टिलाइज़ेशन है वो इसके अंदर जो है वो एक्सटर्नल करवाई गई है। अब इसके बाद हमारे पास एक पॉइंट है, छोटे-छोटे टॉपिक हैं और एक डिज़ीज़ेज़ का टॉपिक है और उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ेज़ या इनके लिए हम एक एब्रिविएशन भी यूज़ करते हैं और एब्रिविएशन जो है वो है एसटीडीज़। ये हमारे पास 4 डिज़ीज़ेज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक जो है वो गोनोरिया, एक जो है वो साइफ़िलस, जेनिटल हर्पीज़ और एड्स। एड्स पे तो बड़ी डिटेल के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर भी ऐड अप कर लेंगे। अब देखें इसके अंदर जो ये डिज़ीज़ है गोनोरिया ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है, ये भी बैक्टीरियल है। साइफ़िलस जो है ये भी बैक्टीरियल है, इस तरह से सवाल पेपर में आ सकता है। और ये जो दोनों डिज़ीज़ेज़ हैं जेनिटल हर्पीस और एड्स, ये दोनों की दोनों वायरल डिज़ीज़ेज़ हैं। अब बैक्टीरिया के आपको यहाँ पर नाम याद रखना है। आप जानते हैं कि ये नाइजीरिया गोनोरिया ये बैक्टीरिया है। इसी तरह से ये साइफ़िलस जो है, ये कॉज़ करता है ट्रेपोनीमा पैलिडियम। ये एक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया है, यानी कि स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होती है। और ये जो जेनिटल हर्पीस है, ये कॉज़ करता है हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2। टाइप 1 जो है वो ओरल हर्पीस कॉज़ करता है, ये टाइप 2 जो है वो जेनिटल हर्पीस कॉज़ करता है और ये इसका जो एजेंट है आप जानते हैं दैट इज़ द एचआईवी। अब इसमें जो नाइजीरिया गोनोरिया है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये जो ट्रेपोनियम पैलिडियम है, ये भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव ही ह्यूमन्स के अंदर डिज़ीज़ेज़ कॉज़ करते हैं। बाकी दोनों के दोनों वायरस हैं। अब इसके अंदर हम सिम्पटम्स पे आ जाते हैं। अब गोनोरिया के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ऑफ यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट ये इन्फेक्टेड होती है, जिससे जो इन्फेक्शन है वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर जाता है। और इसके अलावा इसमें आई इन्फेक्शन टू बेबी, जब बेबी उस इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से पास करता है तो उसको आई इन्फेक्शन आता है। ये आपने याद रखना है। अब साइफिलिस के अंदर इसमें डैमेज होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसके अलावा आईज़ जो अफेक्टीज़ हैं उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, जॉइंट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्किन, हार्ट ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं साइफिलिस के अंदर। और जेनिटल हर्पिस के अंदर जेनिटल सोरनेस आती है, इसमें भी जो डैमेज है टू सीएनएस एंड आईज़ ऑफ इन्फेंट्स। और एड्स के अंदर आप जानते हैं कि इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये आपसे एक तो इनकी सिम्पटम जो हैं, वो पूछी जा सकती हैं कि किस डिज़ीज़ के अंदर क्या सिम्पटम। फिर आप जानते हैं कि जो बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ हैं, जैसे ये दोनों की दोनों बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़ हैं, तो इसके लिए एंटीबायोटिक यूज़ हो सकती हैं और ये दोनों की दोनों वायरल डिज़ीज़ेज़ हैं। इसमें एंटी वायरल ड्रग्स यूज़ होती हैं, ये यूज़ हो सकती हैं। स्पेसिफिकली अगर आप एड्स के लिए देखें, तो एक ट्रीटमेंट है एआरटी, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। तो ये भी इसके अंदर जो है वो एक ट्रीटमेंट एड्स में यूज़ हो सकता है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ से रिलेटेड आपने ये पॉइंट याद रखने हैं। अब कुछ हम इनफर्टिलिटी के जो केसेज़ हैं वो देखते हैं कि इनफर्टिलिटी मेल के अंदर भी होती है और फीमेल के अंदर भी होती है। तो इनफर्टिलिटी दोनों के अंदर आएगी, मेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है, फीमेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो कुछ ऐसी रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से मेल फीमेल जो है वो स्टेरॉयल हो सकते हैं, उनमें जो है वो फर्दर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती, तो इसमें हम कुछ केसेज़ यहाँ पर जस्ट वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, वो आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स क्या-क्या हो सकते हैं। इसमें एक केस को हम कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है देयर इज़ नो स्पर्म एट इजैकुलेशन, कि इजैकुलेशन के दौरान इसमें कोई स्पर्म नहीं होते और इसमें वजह क्या हो सकती है, लाइक जो स्पर्म डक्ट है वो ब्लॉक हो गई है किसी इन्फेक्शन के रिजल्ट में, जिसकी वजह से स्पर्म इजैकुलेशन में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे या आगे
जो है वो यूरेथ्रा के अंदर नहीं आ रहे। इसके बाद एक जो है वो टर्म उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। अब जो ओलिगोस्पर्मिया है, ये है लो स्पर्म काउंट, कि जो स्पर्म काउंट है वो लो है, यानी कि नॉर्मल से कम है, और ये बिलो 15 मिलियन पर एमएल अगर है तो इसका मतलब है कि ये ओलिगोस्पर्मिया है। अब इसके अलावा एक केस है स्पर्म डिफॉर्मिटीज। अब स्पर्म डिफॉर्मिटीज जो है वो स्पर्म की शेप नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल स्पर्म शेप तो ये भी हो जाता है कि डेवलपमेंट के दौरान जो स्पर्म की शेप है वो नॉर्मल नहीं है, तो जिसके रिजल्ट में या तो उनमें मोटिलिटी का प्रॉब्लम है, तो वो भी फर्टिलाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम कॉज करेगा। और एक इसके अंदर होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी सम टाइम मेल इनफर्टिलिटी की वजह बनता है, जिसके अंदर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद अपने स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। तो इम्यून सिस्टम दैट बैकफायर्स, और उसके रिजल्ट में जो स्पर्म है वो डैमेज हो जाते हैं। तो 4 कंडीशन सिर्फ आपने याद रखनी है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे ओलिगो और एज़ोस्पर्मिया, इस तरह का कोई सवाल पेपर में आ सकता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि फीमेल इनफर्टिलिटी जो है उसके कौन-कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं। अब एक इसमें रीज़न है फेल टू ओवुलेट, कि ओवुलेशन उसके अंदर नहीं हो रही। ये भी एक केस हो सकता है। और एग रिलीज़ ही नहीं हो रहा, ओवम या सेकेंडरी ओवोसाइट। तो ये किस वजह से ज़्यादातर केसेस में होता है? दैट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एलएच, क्योंकि एलएच ने ओवुलेशन कॉज़ करनी है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ओवुलेशन का प्रोसेस नहीं होता। दूसरा केस जो है दैट इज़ द ब्लॉक्ड ओविडक्ट। सम टाइम ये होता है ओविडक्ट ब्लॉक्ड है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी म्यूकस की वजह से, और आप जानते हैं कि ओविडक्ट के पहले पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो वहां तक अगर स्पर्म ही नहीं पहुंच पाएंगे तो इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये भी एक रीजन इसमें होती है। तीसरा जो केस है दैट इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियोसिस। अब इसमें क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एंडोमेट्रियम ब्रेक करती है, और ब्रेक करने के बाद डिवेल्प करती है इन अदर एरियाज, किसी और एरिया के अंदर जाके जो है डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि अब एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, नॉर्मल नहीं है, और उसकी वजह से फिर इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो इसमें नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और जो इसमें रीजन होती है वो यूट्रस डैमेज भी हो सकती है। अब ये जो यूट्रस डैमेज होती है वो किसी ट्यूमर की वजह से हो सकती है, लाइक यहाँ पर कोई बेनाइन ट्यूमर बन जाते हैं, या यूट्रस कैंसर है, जिसके रिजल्ट में भी जो इम्प्लांटेशन है वो सक्सेसफुल नहीं होती। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, यानी कि मेल इनफर्टिलिटी का केस है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे सर्विकल म्यूकस डिफेक्ट, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है। मैंने आपको बताया था कि सर्विकल में म्यूकस होती है, और अगर वो बहुत ज्यादा थिक हो जाए तो वो स्पर्म को क्रॉस नहीं करने देती। तो वो थिन होती है जिससे स्पर्म क्रॉस करके जाते हैं, क्योंकि स्पर्म ने सर्विक्स से गुजर के यूट्रस से होते हुए भी डक्ट तक पहुंचना है। तो अगर बहुत ज़्यादा थिक होगा, वहाँ पे प्लग बहुत ज़्यादा जो है म्यूकस का होगा, तो वो भी वहाँ से स्पर्म को नहीं गुजरने देगी, और वो इनफर्टिलिटी कॉज करेगी। तो बच्चों, ये फीमेल इनफर्टिलिटी के केस थे। तो ये हमने जो पार्ट 2 था रिप्रोडक्शन का, उसको कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आप इतना काम कर लेते हैं और साथ बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के पास है, और आप लोगों के लिए मैंने लिखी हुई है, जिन लोगों के पास नहीं है वो उसको बाय कर लें वेबसाइट से, तो अब आपका इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आना। चाहे आप सिंध के अंदर हैं, आप केपी में हैं, बलोचिस्तान में, आप पंजाब में हैं, आपने फेडरल का शिज़ाम्बू एग्ज़ाम देना है, इवन नम्स देना है। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, 2025 के क्वेश्चन उसमें एडेड हैं। आप देखेंगे कि उसमें हर तरह का सवाल वो जो बुक में लिखा है उसके अंदर आ गया है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। अब हमारा नेक्स्ट इस पे डिस्कशन का जो है वो हमारा एक लेक्चर होगा, लाइव सेशन होगा फ्राइडे वाले दिन। उसमें हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे, जो-जो आपके प्रॉब्लम होंगे, और साथ हमने पास्ट पेपर क्वेश्चन उसमें करने, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।